अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हसन फराज है और मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 9 पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी का। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को देख ही चुके हैं कि आपको पहले 2 लेक्चर से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आपको किस तरह के कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखा करें। आई थिंक कि मेरे अंदर और बाकी टीचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग है आपको समझाने में, आपको कंसेप्ट्स देने में और आपको इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सम ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी एंड सम ब्रांचेस हम आज कवर करेंगे। तो चलें अपने वीडियो का बाकायदा नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपनी कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लेंटोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो पहली ब्रांच से स्टार्ट करते हैं, विच इज द जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब हमें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। जीन्स हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है और इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, विरासत। अब आप देखते हैं इनहेरिटेंस, इट मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। विरासत के अंदर कैरेक्टर्स का जाना, माँ से उसके ऑफ स्प्रिंग, उसकी औलाद के अंदर उस जैसी चीजों का जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रेड्स आपकी माँ से भी मैच होते हैं, आपके बाप से भी मैच होते हैं। कुछ बच्चों का कलर उनके बाप पे जाता है, कुछ का उनकी माँ पे जाता है। कईयों की हाइट उनके वालिदैन पे, उनके वालिद साहब पे जाती है और कहीं की उनकी वालिदा से पे जाती है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनका ट्रांसफर होना माँ से आगे उसके ऑफ स्प्रिंग के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और जीन्स हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्केल है, उसको आप तोड़ दें 10 पीसेस के अंदर, तो हर एक उसका जो पीस होगा वो एक उसकी क्या कहलाएगा, जीन्स कहलाएगा। और हर जीन्स अलग अलग ट्रेट को क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। अब आपके पास आते हैं एग्जाम्पल ऑफ जीन्स। Genetics play a role in determining the traits such as eye color, height, and susceptibility to certain diseases. Role in disorder analysis, ये होता है हमारे आम फैमिलीज के अंदर, ये कहा जाता है कि ये डिजीज इसके माँ को थी, ये इसके अबाऊ अजदाद के अंदर डिजीज थी, तो ये इस बच्चे के अंदर भी आ गई। आजकल जेनेटिक्स के अंदर मॉडर्न स्टडी हम करके उन डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है, उसके पेरेंट को कैंसर था, तो कैंसर बच्चे के अंदर भी आ गया। सो हम उसके क्या करेंगे, जीन्स को स्टडी करके और उनके ऊपर हम काम करके उसकी जो डिजीज होगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू विल लुक एट द डीएनए। सो डीएनए हमारे पास किससे मिलकर बनता है, क्रोमोसोम से और प्रोटीन से। अब ये क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स होते हैं और उनके अंदर फिर जाके हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स, और जीन्स एक एक ट्रेट को क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। The next one is embryology. It deals with the study of development of an embryo into new individual. एक पहले दिन से लेकर जब तक एक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक की जो उसकी स्टडी होती है एम्ब्रियो स्टेज पे, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर की जाए, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल, tissue and organ as well as the changes that occur at the different stages of development. जब माँ के पेट के अंदर बच्चा बन रहा होता है तो कैसे सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं, इन सबको हम, और इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस आते जाते हैं डेवलपमेंट में, उन सबको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट फील्ड इन द बायोलॉजी बोथ मेडिसिन, ये मेडिसिन के अंदर हमारे पास काम करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म डेवलप एंड हाउ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कैन आल्सो अफेक्ट इट। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अंटिल बर्थ। मुझे इस बात की श्योरिटी है 100% कि आपको ये बातें आपके टीचर्स ने बिल्कुल नहीं बताई होंगी कि एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस होती हैं, कि एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली होता क्या है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी की मैं स्टेजेस भी आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, जाइगोट स्टेज। जब एक एग और एक स्पर्म आपस में मिलता है तो आपके पास क्या बनाता है, जाइगोट स्टेज बनाता है, जाइगोट बनती है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो आपके पास चले जाते हैं
मोरूला स्टेज पे। मोरूला स्टेज के बाद आती है ब्लास्टोसाइट स्टेज, फिर आती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज, देन oogenesis स्टेज, देन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड देन फीटल स्टेज। फीटल स्टेज बेस हमारे पास लास्ट जब बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं फीटल स्टेज कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया भी है, उनकी मैंने आपके सामने पिक भी लगा दी है कि ब्लास्टोसाइट 16 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 4 सेल, 2 सेल एंड फर्टिलाइज्ड एग से फिर आगे प्रॉपर आपके पास एक बेबी किस तरह से डेवलप होता है। द नेक्स्ट वन इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? इट इज द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और फिर उनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी कहलाती है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात इतनी ज़्यादा कायनात के अंदर कि उनका शुमार करना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, और उनको स्टडी करना तो और ही ज़्यादा फिर मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एक को किसी ना किसी बेस के ऊपर रख कर उनके एक अलग से कैटेगरी बना दी गई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दी गई, जिसके अंदर एनिमल अलग ग्रुप के अंदर आते हैं, प्लांट्स अलग ग्रुप के अंदर आते हैं, मोनरा अलग ग्रुप के अंदर, प्रोटिस्टा अलग ग्रुप के अंदर और फंजाई अलग ग्रुप के अंदर रखे गए। और उनके फिर सब ग्रुप सब कैटेगरीज के अंदर फिर नेक्स्ट उनको बना दिया गया। जिस तरह से प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, वो नेक्स्ट उनके अंदर रख दिए गए। इस तरह से एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट वाले को एक अलग के पोर्शन के अंदर रख दिया गया। जो हमारे पास 4 लेग होते हैं उनको अलग के अंदर रख दिया गया, मैमल्स को अलग पोर्शन बना दिया गया। तो ये सारी स्टडी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी कहते हैं। इसके अंदर फैक्ट क्या है? In the science of describing, naming and classifying organism according to their characteristic evolutionary relationship, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के मुताबिक हम देखते हैं कि इनका एवोल्यूशन ये कब स्टार्ट हुई और कब इनका एंड हो रहा है, तो हम उनके ऊपर क्या करते हैं और इनको डिफरेंट उनके एवोल्यूशंस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हर थिंग के अंदर एवोल्यूशन हो रही है स्टार्ट से लेके अब तक, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जब हम उनके अबाउ अजदाद की पीछे से हम उनका क्या करते हैं, उनके जीन्स को हम रिलेट करते हैं और रिलेट करके फिर हम उन्हें क्या करते हैं, एक अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। While naming of organism, following namings are important। ये भी बात मैं श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आपको इस लेवल के ऊपर नहीं बताई गई होगी कि हमारे पास टेक्सोनोमी के मजीद आगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेन फैक्ट है कि मैं आपको जो यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज किंगडम। उसके किंगडम का ख्याल रखा जाएगा, उसके फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसके जीनस और उसके स्पीशीज का नाम रखा जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने एक ह्यूमन और दूसरे साइड पे आपको गार्डन पी जो होता है उनके, ये आपके टैक्सा, ह्यूमन एंड जे। किंगडम का मैंने ह्यूमन का एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक रखता है, क्लास उसकी मैमिलिया है, ऑर्डर उसका क्या है हमारे पास प्राइमेटे है, फैमिली हमारे पास होमिडेरियन है, वो हमारे पास जीनस उसका होमो है और उसका स्पीशीज सैपियंस है। जब हम नेम लिखते हैं तो हम इसके जीनस और स्पीशीज को मिला के लिख देते हैं, यानी कि होमो सैपियंस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आगे गार्डन के बारे में भी बताया गया है। प्लेंटोलॉजी आपके पास क्या होती है जी? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स व्हिच आर रिमेन ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार मर चुके हैं, जिनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो चुका है, उनकी स्टडी और उनके फॉसिल्स को हम स्टडी जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी कहते हैं। एडवांटेज हमारे पास क्या है? प्लेंटोलॉजिस्ट यूज फॉसिल्स प्लांट रिमेन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इससे हमें हिस्ट्री ऑफ लाइफ पता चलती है कि डायनासोर, फॉर एग्जांपल डायनासोर थे, सारे बच्चों को पता है, तो वो कब पैदा हुए, वो किस तरह के थे, उनकी हाइट क्या थी, उनका वेट क्या था, वो खाते क्या थे, वो चलते कैसे थे, उनसे नुकसान क्या था, उन्होंने जमीन के ऊपर किस तरह से रहे, उस सारे चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं प्लेंटोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्पीशी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर, जो डायनासोर थे 65 मिलियन ईयर अगो, ये हमारे पास मर चुके हैं, इनका नामो निशान खत्म हो चुका है। डोडो, ये हमारे पास 17th सेंचुरी के अंदर इसका भी नामो निशान खत्म हो गया था। और ये आपके सामने मैंने कुछ आपके सामने इनको रखा है, इसके अंदर डोडो आपको नजर आ रहा है, डायनासोर आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा ये कुछ और गोल्डन टॉड है आपके पास, एंड लाइक दिस, ये हमारे पास चीजें जो आप एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से जाहिर है इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, उसे हम किसके अंदर स्टडी करेंगे जी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। It deals with the study of interaction between the organism and their environment। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हैं कि वो कुछ खास इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा रह सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फिश पानी के अंदर रह सकती है, पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती, तो उसको हमारे पास एक्वस इन्वायरमेंट जरूरी है उसके जिंदा रहने के लिए। इंसान बाहर आबो हवा के अंदर रह सकता है, तो उसको ये आबो हवा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो इस तरह इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशन, इट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल वर्ल्ड। जाहिर सी बात है इंसान इस माहौल को खराब कर रहा है। हम बहुत ज्यादा से ग्लोबल वार्मिंग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गाड़ियों के धुएं की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इस वजह से हमारे पास इन्वायरमेंट हमारे चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर हमारे पास डिप्लीशन हो रही है उसकी, और ये सारी चीजें। रिलेशन विद अदर साइंसेज, दिस फील्ड encompasses a wide range of topic including conservation of biology, ठीक है जी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी के लाइफ को बचा के किस तरह से रखना है वो भी हमें बताता है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, जाहिर सी बात है जमीन पे हम रह रहे हैं तो उसके बारे में। एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और किस तरह से एवोल्यूशन अकर हो रही है। एडवांटेजेस ऑफ दिस ब्रांच, इसकी हमारे पास एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का इफेक्ट अब हमें पता चलता है इसके बारे में कि ये पोल्यूशन हम करेंगे तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा। क्लाइमेट के अंदर चेंज, लैंड यूज एंड द यूज ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड द हेल्थ ऑफ द बोथ डोमेस्टिक पर्पस। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जाहिर सी बात है, डिफाइन जेनेटिक्स एंड राइट इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई दफा बोर्ड के पेपर के अंदर आ चुका है। राइट अ नोट ऑन एम्ब्रियोलॉजी, हाउ टैक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, डिफाइन प्लेंटोलॉजी, राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताएं। आपको मेरे कंसेप्ट्स की ज्यादा समझ आई हो तो मुझे जरूर बताएं, अगर नहीं आई तो भी बताएं ताकि मैं अपने मेथडोलॉजी को थोड़ा चेंज कर सकूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजों की भरपूर समझ आई होगी और आपको अपने टीचर से एंड लाइक अदर्स प्रोफेसर से बहुत अच्छे तरीके से और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।